श्री काशीनाथ त्रिवेदी स्मृति व्याख्यान 50 साल का सफर और बदलते हुए सत्य। 16 फरवरी 2023 को गुरुवार सायं 5 बजे से कार्यक्रम स्थल श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति, शिवाजी भवन सभागृह 99, रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग, इंदौर में संपन्न हुआ। स्वर्गीय श्री काशीनाथ त्रिवेदी मध्य भारत और मध्य प्रदेश की गांधी और सर्वोदय विचार पर आधारित कई संस्थाओं और रचनात्मक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत, निमाड़ के गांधी नाम से जाने वाले स्वर्गीय श्री काशीनाथ त्रिवेदी का लगभग 7 दशकों का सार्वजनिक जीवन गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम के प्रचार को समर्पित रहा। धार जिले के आदिवासी क्षेत्र ट्वलाई में उनके द्वारा स्थापित ग्राम भारती आश्रम ने गांधीवादी विकेंद्रित ग्रामोन्मुखी स्वावलंबी विकास प्रणाली का क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में प्रत्यक्ष प्रयोग किया और खादी, कृषि, आदिवासी बाल शिक्षण के माध्यम से क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 6 मध्य प्रदेश की रचनात्मक संस्थाओं, गांधी स्मारक निधि, मध्य प्रदेश सर्वोदय मंडल, भूदान यज्ञ बोर्ड आदि के मंत्री अध्यक्ष पदों से प्रदेश में रचनात्मक गतिविधियों का संयोजन, संचालन और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, मार्गदर्शन का कार्य किया। उनके द्वारा संपादित प्रकाशित पत्रिकाएं भूमि क्रांति और शताब्दी संदेश भूदान और सर्वोदय विचार को कार्यकर्ताओं और जनता तक पहुंचाने का प्रमुख माध्यम बनी। लगभग 125 से अधिक ग्रंथों का गुजराती से हिंदी में अनुवाद कर गांधी विचार, सर्वोदय, बाल शिक्षण और लोकशक्ति विकास संबंधी हिंदी साहित्य की समृद्धि और संवर्धन में श्री त्रिवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके अनुवादों के माध्यम से महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा, लोकनायक जयप्रकाश, गिजुभाई बधेका आदि के प्रमुख ग्रंथ हिंदी भाषी पाठकों को उपलब्ध हुए। बाल शिक्षण और समाज में बच्चों के अधिकार और उनके सर्वांगीण विकास की चेतना जगाने में श्री त्रिवेदी की प्रमुख भूमिका रही है। अपने शिक्षा मंत्री काल में मध्य भारत के शासकीय विद्यालयों में बालकों के शारीरिक प्रताड़न पर प्रतिबंध से लेकर नई तालीम के प्रसार, हिंदी शिक्षण पत्रिका के संचालन, संपादन, गिजुभाई ग्रंथ माला से उन्होंने बाल शिक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज काशीनाथ जी त्रिवेदी का 117वां जन्मदिन है। इस निमित्त आज की शाम हमने हमारे शहर ही नहीं, हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे देश के जाने माने चिंतक, पत्रकार और हम सब लोगों के साथी भाई श्रवण गर्ग जी को आमंत्रित किया है। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करूं उसके पहले हिंदी साहित्य समिति के प्रबंध ट्रस्टी भाई अरविंद जवलेकर जी और कबीर जन विकास समूह के डॉक्टर सुरेश पटेल, इन दोनों से निवेदन करता हूं और हमारे आज के जो वक्ता हैं भाई श्रवण गर्ग और हमारे परिवार के सबसे बड़े भाई डॉक्टर करुणाकर त्रिवेदी, आप सबसे निवेदन करता हूं, निवेदन है तीनों चारों हमारे आज के अतिथियों को मंच पर लेकर आए। प्रतिमा पे सूत की माला का अर्पण करें।
नंदग्राम में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो उज्जैन अपने नाना जी के यहाँ चले गए और उनकी जो स्कूली शिक्षा से स्नातक किया। उस जमाने की आगरा यूनिवर्सिटी से संस्कृत के स्वर्ण पदक प्राप्त करने का साहित्य से दादा का बहुत छोटी उम्र से संपर्क आया और तब से उनकी साहित्य सर्जन की जो यात्रा है वो करीब करीब 70-72 वर्षों तक बिना रुके चलती है। यहाँ ये पैनल में कुछ पुस्तकें रखी है उनके द्वारा अनुवादित और मौलिक साहित्य करीब करीब 150 के लगभग पुस्तकें हैं, जिसमें कई ग्रंथ हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती इसके वो सिद्ध हस्तक है। लोकनायक जयप्रकाश का जो स्मृति ग्रंथ है, महात्मा गांधी की जो आर्यभट्ट का सारा जो साहित्य है वो, जीजूभाई बधेका का सारा बाल साहित्य 1930-35 के जमाने से उन्होंने हिंदी के साथ लाना प्रारंभ किया और आयु के 82-84 वर्ष की उम्र में बचे हुए 12 खंडों को राजन देसर में रह के उन्होंने पूरा करने का काम किया। आजादी के आंदोलन में साने गुरुजी, विनोबा भावे इन सब के साथ 29 महीना तक नागपुर सेंट्रल जेल में नजरबंद रहे। पिताजी के उल्लेख के साथ मां का उल्लेख करना वो उनकी सहधर्मिणी स्वाधीनता आंदोलन में रही, जीवन में रही। पिताजी से पहले सत्याग्रह करके, अजमेर में सत्याग्रह करके 3 महीने की सजा हुई। इंदौर से एक महिलाओं की टोली जिसमें बैजनाथ महोदय की पत्नी तुलसीबेन व्यास, लीलावती बेन व्यास, कलावती त्रिवेदी और दो महिला कार्यकर्ता और इन लोगों ने अजमेर जाके सत्याग्रह किया और इनको 3 महीने की सजा दी। तुलसीबेन की गोद में एक छोटा सा बच्चा था और हमारी माँ कलावती त्रिवेदी 3 माह की गर्भवती। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बापू के स्पर्श से लोगों में कितनी ऊर्जा होती। एक बहुत कम दूसरी तीसरी पास छोटे परिवार, छोटे गांव की लड़की। प्रसंग पिताजी के बारे में जो मैंने अलग अलग लोगों से सुने उनका उल्लेख करना चाहता हूँ, जिसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और पिताजी के मानस और जीवन के बारे में कि उनकी कार्यशैली कैसी थी इसकी जानकारी हुई। लीलावती जोशी मध्य भारत के पहले मुख्यमंत्री हुए। उनके मंत्रिमंडल में पिताजी शिक्षा मंत्री थे। पिताजी के देहावसान के बाद श्री गौड़ विद्या मंदिर में लीलाधर जी ने उनकी एक स्मृति सभा में स्वयं ये उल्लेख किया तो मुझे पहली बार ये जानकारी मिली कि ऐसा हुआ था। लीलाधर जी ने कहा कि काशीनाथ जी मेरे को निमाड़ के आदिवासियों की दशा बताने के लिए ऐसे मुख्यमंत्री दौरे पे ले गए तो लोग जगह जगह रोक के हमारी गाड़ी को हमको हार पहनाते थे। तो काशीनाथ जी ने बोला कि तुम्हारे हार पहनने के लिए निमाड़ में नहीं बुलाए कि लोगों की दशा देखनी। तो ऐसा मुख्यमंत्री था जो अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी कि इस बात का बुरा नहीं मानता और ऐसा मंत्री भी था जो चीफ मिनिस्टर को कह सकता है कि आप हार पहनने के लिए नहीं आए हैं, आप जनता की दर्द दशा को देखने के लिए आए। दूसरा, देवास में मुझे व्यास जी जो पत्रकार थे हिंदी के, उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि पिताजी शिक्षा मंत्री रहते हुए देवास के एक स्कूल का दौरा करने आए। स्कूल कैंपस को देखा तो पास में बुला के बोला कि थोड़ी झाड़ू, तगारी और फावड़ों की व्यवस्था करो। 15 मिनट में हो गई। तो मध्य भारत के शिक्षा मंत्री और सारे लोग मिलकर स्कूल के प्रांगण को साफ किया। ये जो शैली है राजनीति और ये जो उनकी दृष्टि है, ये हम लोगों को सपने जैसी लगती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई मनुष्य इस तरीके से सार्वजनिक जीवन में करता है। तीसरी बात जो है,
20 साल 22 साल की उम्र में पिताजी गांधी जी के पास आज़ादी के आंदोलन में चले गए। बापू ने उनको 2 काम सौंपे, एक उनका जो अखबार था हिंदी नवजीवन, उसका सह संपादक बनाया, और दूसरा आश्रम में जो अहिंदी भाषी उनकी प्रज्ञा को देख के एक 22-23 साल के लड़के को आज़ादी के आंदोलन के हिंदी नवजीवन अखबार का सह संपादक नियुक्त करना। और वो जो कार्यकर्ता थे वो देश की आज़ादी के एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता ने ये दृष्टांत बताया कि ऐसा हुआ था, क्योंकि मेरा जन्म बाद का। उन्होंने पिताजी को कहा कि आप मेरे बच्चों के ट्यूटर बन जाए। पिताजी ने उनको प्रणाम किया, मैं कल जवाब दूंगा। अगले दिन विनम्रता से उनको मना किया कि मैं बापू के पास देश की आज़ादी के लिए आया हूँ, मैं इस दायित्व को स्वीकार नहीं करता। हमको हमारे पिता पे गर्व है, उनकी विचारधारा पे, उनके विजन पे, ये हम, और यही आज का हमारा विषय है कि 50 साल का सफर और बदलते हुए सत्य। हम सब लोगों की जिंदगी तेजी से एक बड़े सफर के साथ जा रही है, पर आज की उस पर विस्तार से बात करेंगे, तो उस विषय पर नहीं बोलना चाहता। अब मैं अपने बड़े भाई और कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर द्विवेदी से निवेदन करता हूँ कि आज के विषय और अवसर की प्रस्तावना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल भाई ने इस कार्यक्रम की भूमिका बताई। मेरे लिए उस भूमिका का जो महत्व है वो यह है कि हम सब लोग पिछले 50 या उससे अधिक वर्षों से इस देश में जी रहे हैं, और देखते देखते हम लोग शायद कुछ थोड़ा ज़्यादा आज़ादी के फ़ौरन बाद जो परिवर्तन आए, उसके पहले जो परिवर्तन थे उनको देखते रहे हैं, और उन सब ने हमको छुआ है अलग अलग तरह से, और एक दिशा जो प्रारंभ में ली गई थी उससे हम आगे बढ़े हैं। मूलतः इसलिए है कि पत्रकारिता गांधी जी के बहुत बड़े पत्रकारों में थे, और उसके पहले जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब भी पत्रकारिता के माध्यम से कि पत्रकारिता या शिक्षा समाज में एक वांछनीय परिवर्तन लाने की विधा है। अगर हम उसके माध्यम से सार्थकता से, सृजनशीलता से, अविरोधी व्यवहार से और बिना किसी की निंदा किए वास्तविक परिवर्तन समाज में पैदा कर सकते हैं, विचार स्थापित कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी चीज है। तो वो परंपरा उनके बाद में चालू रही अलग अलग तरह से, और पहले हमारे ट्रस्ट की जो हिंदी नवजीवन निकलता था अहमदाबाद में रह के उसका काम किया। उसके बाद में उनके प्रयोजनों से जुड़े हुए काम और शिक्षा से जुड़े हुए काम, एक शिक्षक पत्रिका अंक निकलता था, और उसके बाद में यहाँ जब भूदान यात्रा हुई तो भूमि क्रांति, और उसके बाद में जब शताब्दी वर्ष हुआ तो शताब्दी संदेश। तो जैसे जैसे भी सार्थक संवाद लोगों तक पहुंचाना जरूरी हुआ, अपनी क्षमताओं का उसके लिए उपयोग किया। हम लोग उसका हिस्सा नहीं थे, हम उस परिवार का हिस्सा थे, हम उस व्यक्ति का हिस्सा थे जो उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन उससे हमको ये अवसर मिले कि हम उन लोगों के साथ मिल मन में प्रशंसा का भाव ले सके, उनके प्रति आस्था रख सके, जिन्होंने उससे जड़ करके उतना ही महत्वपूर्ण काम किया। मैं मानता हूँ कि जैसे विनोबा के काम से या हमारे पिताजी जुड़े, उसी तरह से विनोबा के काम से भी और गांधी जी के काम से भी और जयप्रकाश जी के काम से उसके आगे श्रवण जी जुड़े। तो वो एक हिस्से व्यक्तिगत है। मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय कस्तूरबा, जहाँ हम उसी पारिवारिकता के कारण हम कस्तूरबा जाते थे, वहीं कस्तूरबा में इनका परिचय हुआ। लेकिन जो महत्व की बात है वो ये है कि जब हम लोग लंबे समय के बाद में महाराष्ट्र में रह करके इंदौर आए और यहाँ के अखबारों को पढ़ना शुरू किया, तो जो लेखनी अत्यंत प्रखरता से तात्कालिक विषयों पर या स्थायी विषयों पर लिखती थी, तो हम दोनों, मृदुला और मैं, बहुत आंदोलित हो जाते थे। कुछ मौका मिला है जिनके प्रति मेरे मन में अपार श्रद्धा का भाव है। आप मेरा भाषण सुनने नहीं आए,
आप श्रवण जी का भाषण सुनने आए हैं। आप अगले 50 वर्षों के बारे में जो श्रवण जी कहना चाहते हैं वो सुनना चाहें, और हमारे परिवार के लोग भी वही सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके उनके बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करूंगा। मैं एक बार फिर इस अवसर के लिए, इस संयोग के लिए ईश्वर के प्रति और आयोजन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सबका नमस्कार करता हूं। और हमें अपनी बात करनी बहुत साल हो गए। ये तो त्रिवेदी परिवार का मेरे ऊपर उपकार है कि ये अवसर उन्होंने प्रदान किया। वक्ता के रूप में मेरा चयन किया। मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ था जब कीर्ति जी आए घर पे और उन्होंने कहा कि आपको इस व्याख्यान का वक्ता बनना है, तो मन में संकोच था। मिनट बैठे रहे, ये वक्ता से ज्यादा श्रोताओं की परीक्षा है। मुश्किल काम था। लोगों के मन को पकड़कर उन्हें बैठाकर रखना, ये बड़ा संघर्ष का काम है। कीर्ति जी ने जब बात हुई विषय क्या होगा, तो कीर्ति जी ने मुझसे पूछा कि क्या विषय होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कीर्ति जी ने विषय सुझाया 50 साल का सफर और बदलते हुए सत्य। कीर्ति जी चले गए। पत्नी ने कहा मुझसे कि तुम अपने 50 साल का सफर तो नहीं बताने वाले वहां, तुमको दादा पर बोलने के लिए बुलाया गया है। तो मैं इसको एक बड़ा दस्तावेज मानता हूं अपनी जिंदगी का, और मैंने ये जहां जहां गया मैं इस कागज को साथ लेके गया। ऐसा कब होता है कि आप बहुत सारी चीजों को 19-20 जगह मैंने बदली होंगी, कई शहर बदले होंगे, कई मकान बदले होंगे। ये व्याख्यान जो श्रवण कुमार जी सप्रेम वंदे आज रात यहां आप सबका स्नेह स्मरण करके अपना यह बहुत जरूरी और निजी पत्र आपकी सेवा में इस आशा और विश्वास के साथ भेज रहा हूं कि इसके मिलने पर आप अविलंब पीपलिया राव आकर मुझसे मिलने की कृपा कर सकेंगे। एक बहुत ही जरूरी और एक काम में आपके सक्रिय सहयोग की विशेष आवश्यकता अचानक ही निभाना है। यदि मेरा पत्र आपको परसों 22 जुलाई तक मिल जाए तो आप उसी दिन समय में से समय निकालकर पीपलिया राव जरूर ही आ जाइए। मैं उत्कंठ भाव से आपकी राह देखूंगा। कल शाम 4 बजे 4:15 बजे आकाशवाणी इंदौर से पीपलिया राव जाते समय मैं संवाद नगर में आपके घर पहुंचा था। वहां घर पर ताला पड़ा था, इसलिए आपसे मिलना हो नहीं सका। आपका घर तो मैंने कल देख लिया था, अच्छा लगा। मुझसे मिलने और चर्चा करने के बाद आपको पूज्य बैजनाथ जी महोदय से प्राथमिकता पूर्वक मिलने जाना है। इस समय आवश्यकता है। ओंकारेश्वर और महेश्वर के निकट नर्मदा पर जो बांध बनने वाले हैं, जिनके लिए भारत शासन ने मध्य प्रदेश शासन को हरी झंडी दिखा दी है, उनको लेकर पूज्य महोदय जी बहुत बेचैन हो गए हैं। वे स्वयं नर्मदा क्षेत्र की जनता के बीच घूमने का और उसको समझाने का और जगाने का काम करने के लिए अपनी लोक संपर्क यात्रा शुरू करना चाहते हैं। ये है, इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। मुझे अचानक से प्रीपेड छोड़ना पड़ा और मैं 2 महीने बाद ही मुझे भोपाल जाना पड़ा। और भोपाल जाने के 2 महीने बाद वहां मेरा एक एक्सीडेंट हो गया 6 अक्टूबर को। और उस एक्सीडेंट में मैं सड़क पर 1 घंटे पड़ा रहा, स्कूटर एक्सीडेंट, और किसी ने मुझे उठाया तक नहीं।
उठाकर बैठाया भी नहीं। मेरा घुटना आज भी 1986 से टूटा हुआ है। ये मेरी व्याख्यान का विषय है। 50 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे मैं बंद कर दूंगा। कि वो अधिष्ठाता है, प्रेरणा पुरुष हैं, वो हैं वेदनाथ जी हैं। और आप सोचिए कि नर्मदा आंदोलन 1986 से चल रहा है और तब दादा की वो जो किताब है आप पढ़िए, उस समय उन्होंने जिक्र किया कि 2 बांध बनने वाले हैं। नर्मदा पर बांध भी बन गए। उनकी चिंताएं वैसी की वैसी हैं। हजारों लोग स्थापित भी हो गए। पर्यावरण भी डूब में आ गया, नागरिक भी डूब में आ गए, जमीनें भी डूब में आ गई। कुछ नहीं बदला। ये मेरी 50 साल की यात्रा की शुरुआत है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और नागरिकों की चिंता इस समय कहां केंद्रित है, हमारे मन कहां भटक रहे हैं। और दूसरा ये कि मैं सड़क पर पड़ा रहा 1 घंटे तक और किसी ने उठाया नहीं। आज भी वही स्थिति है और ज्यादा खराब स्थिति है। तो ये जो स्थिति है, हम लोग चूंकि इंदौर में रहते हैं, हमारे गुल्लक भरी हुई थी। हम यूं बजाते थे और गर्व करते थे कि देखो मनोहर सिंह जी मेहता थे। मैं कितने नाम लूं, में हो सकता है कुछ अवमानना हो जाए, कुछ लोगों कुछ नाम मुझसे छूट जाएं। कोई क्षेत्र नहीं था इंदौर में जिसमें ये विभूतियां नहीं थी। लोग आते थे मिलने के लिए कि मुझे नहीं करते। कोई कहता था कि महादेवी वर्मा कहां रहती थी, समझना है। कोई पूछता था कि लता मंगेशकर कहां रहती, CS नायडू कहां रहते, CK नायडू कहां रहते थे। वो गुल्लक खाली हो गई है। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं बताएं कि उस गुल्लक में कौन बचा है। पोहे, जलेबी और कचौरियां बची। हमारे इंदौर के जो प्रवासी भारतीय हैं, जब आते हैं इंदौर तो हम उनको, हमारे पास कुछ है नहीं उनको दिखाने के लिए। हमारे पास काशीनाथ जी नहीं, वेदनाथ जी नहीं, विश्वनाथ जी नहीं, मुश्ताक अली नहीं, CK नायडू नहीं, अकबर अली नहीं, मुखर्जी नहीं, बोडिया साहब नहीं, राजेंद्र माथुर नहीं, प्रभास जोशी का मोती तपेला वाला मकान नहीं, वेद प्रताप वैदिक का समीर मल जी के बाड़े में छोटा सा ओटला नहीं। हम लोग याद ही नहीं करते इनको। ये सब लोग हमारी स्मृतियों से गुम हो चुके हैं। हमने अपनी गुल्लक को खुद फोड़ा है। तो ये जो तो चालू किया तो जगह जगह में गया। मुझे लगता है कि तौर पर हम लोग तेजी से बदल रहे हैं अंदर से, और हमको पता ही नहीं है कि हम बदल रहे हैं। पर हमें पता नहीं है कि हम बीमार हैं। हमको पता नहीं है। हमको पता नहीं है कि हम डरने लगे हैं। मुझे अपने बचपन की बहुत सारी चीजें याद आती हैं। मैं कई बार उषागंज
छावनी में निकल जाता हूं वैसे ही अपने पुराने, जहां समीर मिल जी के बारे में, वेद प्रताप की छोटे से मकान के बगल में मेरा जन्म उन्हीं के साथ हुआ था। शहर में किसी कोने में आग लग जाती थी और धुआं दिखता था तो पूरा शहर दौड़ पड़ता था। आगजनी हो जाए तो लोग बाल्टियां लेके दौड़ पड़ते थे। कोई भी हादसा देश में हो, मोहल्ले में हो, शहर में हो, हम लोगों को हिला देता था अंदर से। अरे ये कैसे हो? और हत्या हो जाना तो बहुत बड़ी बात थी। मैं आपसे अगर पूछूं कि सीरिया और तुर्की में जो अभी भूकंप आया, कितने लोग मारे गए होंगे, अंदाज लगाइए। क्या आपको पता है? हाँ, कितने? उनकी जानें चली गई। 40,000। 1 साल पूरा हो गया यूक्रेन की लड़ाई को। फरवरी में एक छोटा सा देश रूस के साथ लड़ रहा है और हमारी हुकूमत रूस के साथ खड़ी है। हमको कितनी चिंता है? हम लोगों ने, क्या हमें जानकारी है कि कोरोना में हिंदुस्तान में कितने लोग मारे गए? कभी हमने जानने की कोशिश की? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 25 से 40-50 लाख लोग मारे गए। हम धीरे धीरे बोलना, सड़कों पर हत्याएं हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, हम रास्ते बदल लेते हैं। अरे यार, कौन झगड़ेंगे? समाज में अत्याचारों के बीच धार्मिकता भी बढ़ रही है। जितने धार्मिक समारोह बढ़ रहे हैं उतनी ज्यादा धार्मिकता बढ़ती है। को मैं पोरबंदर में था। पोरबंदर पहुंचा राजकोट से और टैक्सी वाले से कहा, मुझे सबसे पहले तुम गांधी जी के जन्म स्थान पर ले चलो। हिल गया गांधी जी का जन्म स्थान देखकर। इतनी खराब हालत। और अभी मैंने 12 तारीख को कस्तूरबा के घर के फोटो मंगवाए हैं। मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या स्थिति है। पोरबंदर के लोग कुछ नहीं बोलते। दुनिया के मुल्कों में आप जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, के प्रति जो सम्मान मिलेगा या उनके जो नायक हैं उनके प्रति सम्मान मिलेगा, उनके लेखकों के प्रति, उनके चित्रकारों के प्रति, सब लोगों को बुला दिया। हम अपने ही शहर में कभी सोचे कि सड़कों पर हत्याएं हो जाए, मॉब लिंचिंग हो जाए, हम रास्ते बदल लेते हैं। अरे यार, कौन झगड़ेंगे? समाज में अत्याचारों के बीच धार्मिकता भी बढ़ रही है। जितने धार्मिक समारोह बढ़ रहे हैं
उतनी ज्यादा धार्मिकता बढ़ती है। को मैं पोरबंदर में था, पोरबंदर पहुंचा राजकोट से और टैक्सी वाले से कहा मुझे सबसे पहले तुम गांधी जी के जन्म स्थान पर ले चलो। हिल गया गांधी जी का जन्म स्थान देखकर। इतनी खराब हालत। और अभी मैंने 12 तारीख को कस्तूरबा के घर के फोटो मंगवाए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या है। पोरबंदर के लोग कुछ नहीं बोलते। दुनिया के मुल्कों में आप जाइए, किसी भी मुल्क में चले जाइए, के प्रति जो सम्मान मिलेगा या उनके जो नायक हैं उनके प्रति सम्मान मिलेगा, उनके लेखकों के प्रति, उनके चित्रकारों के प्रति, सब लोगों को बुला दिया। हम अपने ही शहर में कभी सोचे कि जिनको जानने समझने का मौका, तो ये जो स्थितियां हैं कि क्या ये लोग जब नहीं हैं तब हमारे पास क्या है, 5 साल बाद 10 साल बाद कौन लोग हमारे बीच में होने वाले हैं, हमारी संतानें किन लोगों के बारे में जानेगी, किन लोगों के बारे में समझेगी। 37 साल बाद भी नर्मदा की लड़ाई चल रही, कई सरकारें आई चली गई, हमने कभी सोचा नहीं, मैंने सोचा कि मध्य प्रदेश का गांधीवादी, गांधी का भक्त इन बांधों का विरोध करता है और जिन लोगों ने दादा काशीनाथ जी के साथ काम किया वे गांधीवादी, गुजरात के गांधीवादी सरदार सरोवर बांध का समर्थन करते हैं। भाग हमारी जिंदगी में आ गया है, वास्तव में क्या है किसी को पता ही नहीं। हम लोग अब कुछ कहते नहीं है, चुप हो गए हैं। एक पता नहीं, एक अज्ञात डर रिस रहा है धीरे धीरे, जैसे दीवारों में बरसात के समय या वैसे ठंड में एक ठंडक सी रिसने लगती है पुरानी दीवारों में ज्यादा, वैसा कुछ हमारे शरीरों में हो गया कि हम लोगों में शरीरों ने हरकत करना बंद कर दिया। इस सत्ता को बुरा लग गया, हम ऐसी कोई बात सुनना भी नहीं चाहते। चीजें अब आपको पढ़ के सुनाता हूं। स्थलों पर इको पॉइंट्स होते हैं, आपको जब पता है इको पॉइंट्स होते हैं, हमारे पचमढ़ी में है, आदमी सामने कुछ बोलता है और सामने से शब्द टकरा कर आता है। इको पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मांडू और सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध पचमढ़ी के बारे में लोगों को जानकारी है। लेकिन इस स्थलों पर जाते हैं और इको पॉइंट्स पर गाइड द्वारा उन्हें कुछ जोर से बोलने को कहा जाता है। कई बार लोग झिझक जाते हैं कि क्या बोले, जोर से बोल नहीं पाते, कुछ भी बोलना चाहते हैं नहीं बोलते, वे लोग क्या सोचेंगे करके बोल लेते हैं। उन्हें बोले जाने, उनके द्वारा बोले जाने वाला शब्द
दूर कहीं चट्टान से टकराकर वापस लौट आता है और जो सुनाई देता है वो बोले जाने वाले शब्द का अंतिम टुकड़ा होता है। इको पॉइंट पर पहुंचकर कुछ लोग अपने मन में दबा हुआ कोई शब्द बोल ही देते हैं और बाकी सब लोग जो आसपास खड़े होते हैं उस शब्द के टकराकर लौटने पर कान लगाए रहते हैं। होता है एक आदमी बोलता है तो बाकी लोग देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसा कि आमतौर पर सड़कों बाजारों में भी होता है। बोलने वाला यही समझता है कि बोला हुआ शब्द केवल सामने कहीं दूर स्थित चट्टान या बिंदु को ही सुनाई पड़ने वाला है और वहीं से टकराकर लौटा बोला गया शब्द उस चट्टान या बिंदु तक सीधे नहीं पहुंच जाता। वह अपनी यात्रा के दौरान एक अंधेरी खाई, छोटी बड़ी चट्टानों, अनेक ज्ञात अज्ञात जल स्रोतों, झाड़ियों, वृक्षों, पशु पक्षियों यानी कि ब्रह्मांड के हर तरह से परिपूर्ण छोटे से छोटे अंश में गुंजायमान होता है और वापस टकराकर लौटने वाले शब्द के साथ भी होता है। नागरिक अपने शासकों, प्रशासकों और सत्ताओं के इको पॉइंट के सामने खड़े हुए गाइड तो उन्हें कह रहे हैं कि जरा जोर से आवाज लगाइए। आपकी बात इन मानवीय चट्टानों तक पहुंचेगी और लौटकर आएगी भी यह बताने के लिए कि आपके द्वारा बोला गया शब्द सही जगह पहुंच गया है। तो इस तरह के इको पॉइंट्स के सामने खड़े होकर अपने मन की बात बोलने की हिम्मत दिखा पाते हैं। अधिकांश तो तमाशबीनों की तरह चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते और देखते रहते हैं। वे न बोले न तो बोले प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वे मानकर चलते हैं कि बोला हुआ शब्द गुंगी और निर्मम चट्टानों तक कभी पहुंचेगा ही नहीं और पहुंच भी गया तो शत विक्षत हालत में वापस लौटेगा। यह अर्ध सत्य है। सच तो यह है कि साहस करके कुछ भी बोलते रहना, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम भी चट्टानों की तरह क्रूर, निर्मम और बहरे हो जाएंगे। तब हमें भी किसी दूसरे का या अपना ही बोला हुआ शब्द भी सुनाई नहीं पड़ेगा। बोला जाना इसलिए जरूरी है कि इको पॉइंट्स हमारी प्रार्थनाओं के शब्दों को अपनी प्रतिक्रिया के साथ वापस लौटाने वाली चट्टानों के बीच एक बड़ा सजीव संसार भी उपस्थित है। यह संसार हरदम प्रतीक्षा में रहता है कोई कुछ तो बोले। संसार में एक बहुत बड़ी आबादी बस्ती है जिसमें वे कई असहाय लोग होते हैं जिन्हें कि पता ही नहीं है कि कुछ बोला भी जा सकता है। चट्टानों को भी सुनाया जा सकता है। बोले गए शब्द की प्रतिध्वनि से संगीत का रोमांच भी उत्पन्न हो सकता है। वापस लौटने वाला भी कम नहीं कि वह कहीं जाकर टकरा तो रहा है, वहां कोई कंपन तो पैदा कर रहा है। अगर हम खुद ही एक चट्टान बन गए हैं तो शुरुआत कभी खुद के सामने ही बोलकर भी कर सकते हैं। साथ बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है और मैं मिनट में कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। बोलने का जो परिणाम हुआ वो हमने कोरोना काल में देखा। जिन अस्थियों को हम बहुत ही पवित्र मानते थे उनकी मुक्ति धामों पर क्या स्थिति हुई, कैसे वो पड़ी रही, किसने सुध ली नहीं ली, कैसे उनका प्रभाव हुआ नहीं हुआ, हमें अंदर से पता है और उनमें हमारे सारे परिजन भी हैं। शेयर बाजार के सूचकांक की शक्ल में बदल गई। सूचकांक के घटने बढ़ने से जैसे बाजार की माली हालत की लगभग झूठी जानकारी मिलती है, लोगों के मरने जीने की हकीकती असली आंकड़ों की हेरा फेरी करके पेश की गई।
देखते ही देखते जीते जागते इंसान मौत के आंकड़ों में बदलते रहे और हम चुप रहे। कई लोग ऐसे थे जिनसे मिलना चाहते थे, महीनों से मिल नहीं पाए, फोन पर भी बात नहीं कर पाए, जबकि हमारे और उनके फोन खाली पड़े हुए थे। उन्हें ठीक से याद भी नहीं कर पाए, क्योंकि हम बार बार अपनी नकाबों को चढ़ाते उतारते रहे या फिर अपने हाथों को साफ करते रहे। अपमानित महसूस करने के कारण भी बनते हैं कि हमारे पास इतने सारे लोग जीती जागती कविताओं और सत्य कथाओं के रूप में टहलते रहे और हमें पता ही नहीं चल पाया। हम उनको उनके जाने के बाद याद कर रहे हैं, अरे क्या शानदार आदमी था। वे दबे पांव चले भी गए, अंतिम समय में भी उनके पास कोई नहीं था, उनके चेहरे भी ढके हुए थे। जो हुकूमतों में हैं, क्या उन्हें डर ही नहीं लग रहा है कि उनकी आबादी की गिनती लगातार कम हो रही है? और जो लोग कायम हैं, मौत का खौफ एक साई की तरह उनका पीछा करता रहता है। हम इस खतरे को लेकर अभी भी पूरी तरह से सचेत नहीं है। इस्तेमाल दुनिया में कितनी चीजों के लिए उन प्रभावशाली लोगों के द्वारा किया जा सकता है जिन्हें लोगों के इस तरह के चले जाने, एक व्यक्ति, एक शहर, एक राज्य, एक देश की आबादी के नक्शे से गायब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही के प्रवेश द्वार सिर्फ सत्ताओं के द्वारा ही खड़े नहीं किए जाते, उनकी मदद करते हैं। नागरिकों को पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो रहा है। मसलन हवाई अड्डों पर ऐसे कई नागरिक मिल जाएंगे जो चलने फिरने में सक्षम होते हुए भी व्हील चेयर की मांग करते हैं। स्टेशन पर छोटा सा सामान उठाने के लिए भी एक पुली लगता है। पालकी की जरूरत बढ़ रही है। की तरफ बढ़ती सरकारें वे चाहती नहीं कि लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें, नागरिकों के लिए इन सब सुविधाओं में वृद्धि करती जा रही है। नागरिकों का मुफ्त का अनाज भी इसमें शामिल है, मनरेगा जैसा रोजगार भी इसमें शामिल है। जब नागरिक जो काम खुद कर सकते हैं उसके लिए दूसरों पर निर्भर होने लगते हैं, प्रजातंत्र खत्म होने लगता है, तानाशाही आने लगती है। एक स्थिति के बाद लोग इतने अपाहिज हो जाते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन या तानाशाही से लड़ने के लिए भी दूसरों की तरफ देखने लगते हैं कि देखें अनिल भाई क्या कर रहे हैं, चिन्मय जी क्या कर रहे हैं, श्रवण भाई क्या कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। शिकायत करते रखते हैं कि इतनी गड़बड़ चल रही है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। वे यह भी नहीं बताते कि व्यवस्था को प्रजातांत्रिक बनाने के लिए दूसरों को इसके लिए क्या करना चाहिए। चीजें कितनी ठीक थी। दुनिया के दूसरे मुल्कों में अपनी जरूरतों के लिए लोग दूसरों पर कम निर्भर रहते हैं। दुनिया के दूसरे मुल्कों में इसीलिए प्रजातंत्र कायम है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में चीजें इसीलिए ठीक ठाक हैं। दादा व्यवस्था के खिलाफ थे। आपातकाल के दौरान दादा जेल गए थे और एक शानदार परिवार जिसने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के लिए समर्पित कर दिया। उसकी मिसाल करुणाकर जी, अनिल भाई, अरुण भाई, कोमुद जी तो अब है नहीं। इन सब से हमारे संबंध रहे, पारिवारिक संबंध रहे। मेरा समय पूरा हो गया और मेरा कथन भी पूरा हो गया। आप लोग सब लोग शांत भाव से सुनते रहे, कोई उठकर गया नहीं, कोई नया आदमी आया नहीं। और मेरा किस जगह और कब होगा और होगा भी कि नहीं,
तो मैंने इस मौके का फायदा अपने लिए उठाया। मैं चुप नहीं रहता हूं, मैं बोलता रहता हूं। आप भी बोलना शुरू करिए। धन्यवाद। समय खत्म नहीं हुआ है, समय प्रारंभ हुआ है। मैं इनके वक्तव्य पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। वो आपका और श्रवण भाई के बीच का मामला है। उन्होंने जो सवाल उठाए उन पे आप सोचिए, उनको खंगालिए, टटोलिए, उन पे बात करिए और बहस को आगे बढ़ाइए। उनके अंतिम चरण के लिए कबीर जन विकास समूह से हमारे साथी डॉक्टर सुरेश पटेल, जो पिछले लंबे समय से ऐसे इलाके में जो ग्रामीण अंचल है, दूर दराज से इलाका है, जो आज भी कबीर को गाता है, अपनी जिंदगी को लगाए हुए और कई नौजवान लड़के लड़कियों को कबीर के दर्शन को, गांधी के दर्शन को और अपने जीवन के दर्शन को आगे बढ़ाने में लगातार सहायता करते हैं। ऐसे मेरे भाई डॉक्टर सुरेश पटेल को मैं इस आयोजन समिति की तरफ से आभार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सुरेश पटेल। मंच पर आसीन वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कर्मी को आप सभी ने बहुत तन्मयता जो चिंताएं व्यक्त की, भारत के हर नागरिक की भी चिंताएं होना चाहिए। आदरणीय करुणाकरण त्रिवेदी जी, आदरणीय कृति त्रिवेदी जी, अनिल त्रिवेदी जी और मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के ट्रस्टी अरविंद जावड़ेकर जी और इस सभागार में जितने भी महान भाव और हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वे सभी इस विचार को, इस व्याख्यान को, इस समय को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। यहाँ पर जैसा कि मैं देख और समझ पा रहा हूँ, एक एक संस्था के बराबर काम तो कर ही रहे हैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितने भी महानुभाव यहाँ बैठे हैं, ये सभी लोग कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश के और समाज की चिंताओं से जुटकर चुपचाप अपने तरीके से काम कर रहे हैं। जब संदर्भ आया के ऊपर हमको एक व्याख्यान रखना है और उनकी याद की जाना है, तो ये हमारा परम सौभाग्य है कबीर जन विकास समूह का, मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति का, कि उन्हें इस परिवार ने इस स्वीकृति भी दी और ये अवसर भी दिया कि इस तरह के संवाद को यहाँ रखने के लिए। तो हम तो बहुत अपने आप को गौरवान समझते। व्याख्यान को सुना, इस संवाद में अपनी भागीदारी की, समय पर सभी लोग उपस्थित हुए और श्रवण भाई ने जो सवाल उठाए कि जिसको कबीर साहब कहते हैं कि देह मरने से जग डरे हमरे मन आनंद, कब मरे हों कब पाए हों पूर्ण परमानंद। और जिस भय मुक्ति की बात की, कबीर जैसे संत जिनके पास न परिवार का जिनके कोई पता था, जिनके पास न कोई सत्ता का संरक्षण था, जिनका न कोई कुल था, जिनका न कोई गोत्र था, जिनके पास न कोई राजनीतिक सत्ता थी, कुप्रथाओं से टक्कर ले सकता है, तो ऐसा भारत में कौन सा आदमी है जो इस काम को नहीं कर सकता। महात्मा गांधी ने हमको हमेशा ही कहा कि सत्य बोल के तो देखो, सत्य करके तो देखो, उतना भयावह नहीं है, उतना डरावना नहीं है जितना हम डरते हैं। एक बार करके तो देखो, यही बात श्रवण भाई ने कही। और आपके शहर के कहते हैं कि सब लोग मुझे अच्छा कहें, सब लोग मुझे अच्छा कहें, मैं सबको अच्छा कहूँ, मैं उनकी बात में हाँ मिलाता रहूँ, ऐसा जीवन मुझे पसंद नहीं। इस संवाद को सुना, आप सबके हम बहुत बहुत आभारी हैं कबीर जन विकास समूह और मध्य भारत हिंदी समिति की तरफ से कि हमको ये अवसर प्राप्त हुआ कि दादा के इस संवाद में हम सब सम्मिलित हो पाए। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शांति।
समय इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।